हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न किन किन को फाइल करना जरूरी है। ये वीडियो सीए, सीएमए, सीएस, इंटर और फाइनल सभी लेवल के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक जनरल नॉलेज के व्यू पॉइंट से भी ये वीडियो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हमें अगर ये लगता है कि जब हमारी टैक्सेबल इनकम होगी तभी हमें आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, या जब टैक्स लायबिलिटी हमारी आ रही है तभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो यह मान्यता बिल्कुल ही गलत है। इसके अलावा और भी कई सर्कमस्टांसेस हैं जहां आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है, और अगर आपने रिटर्न फाइल करना आपको जरूरी है और आपने रिटर्न फाइल टाइमली नहीं किया तो उसके कंसिक्वेंसेस के ऊपर भी हमने एक वीडियो देखा था। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि क्या हमें, आपको अगर खुद के लिए जानना है या किसी और के लिए जानना है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे कि क्या हमें रिटर्न फाइल करना हमारे लिए अनिवार्य है, जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर विद सेक्शन हम समझेंगे इसे। सबसे पहले नंबर पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 और इसके साथ इसी सेक्शन का 6th प्रोविजो, इनको मर्ज करने के बाद हमने ये इंपैक्ट निकाला है कि हर कंपनी को, हर पार्टनरशिप फॉर्म को और एलएलपी को रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, मस्ट है। अंडर विच सर्कमस्टांसेस? आंसर है सभी परिस्थितियों में, सभी केसेस में इन तीनों को रिटर्न भरना जरूरी है। इनके अलावा जो अदर पर्सन आते हैं, अगर उनकी टोटल इनकम इसके बगैर उनकी एमईएल से ज्यादा है, एमईएल का क्या मतलब होता है पहले समझ लीजिए। एमईएल का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट अगर हम इंडिविजुअल एचयूएफ को जाने तो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है हमारी 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख, निर्भर करेगा हमारे एज पर और रेजिडेंशियल स्टेटस पर। ठीक है, तो ये तो हम जानते ही होंगे कि किसकी लिमिट क्या है, ये हमें मालूम है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि अगर आप कंपनी फर्म एलएलपी नहीं है, कोई और है, तो आपकी टोटल इनकम इसके बगैर, ये बहुत जरूरी है समझना, इसके बगैर, बगैर इसके आपकी टोटल इनकम अगर एमईएल से ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। थोड़ा एग्जांपल लेकर समझे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आपके पास सैलरी इनकम आ रही है, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, आपके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है। भाई इतनी ही इनकम आपके पास है, 5 हेड से आ रही है इनकम, इनको हमें जोड़ना है, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करना है, सेट ऑफ प्रोविजन अप्लाई करना है। ठीक है, जब आप इनको जोड़ लेते हो, क्लबिंग भी अप्लाई कर देते हो, सेट ऑफ लॉसेस भी अप्लाई कर लेते हो, तो आप इसके बाद कहां पहुंचते हो? आप पहुंच जाते हो ग्रॉस टोटल इनकम पर। ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको चैप्टर 6 से का डिडक्शन मिल जाता है, फिर आप आ जाते हो टोटल टैक्सेबल इनकम पर। ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि आपकी टोटल इनकम चैप्टर 6A बिना क्लेम किए कितनी है, यानी आपको यह चीज देखनी है, ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है। सर अगर ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है तो आप सीधा सीधा यहां टोटल इनकम के जगह ग्रॉस टोटल इनकम लिख दो, समझाने में भी आसान होगा। कंपनी को रिटर्न भरना जरूरी है, पार्टनरशिप फॉर्म को जरूरी है, एलएलपी को जरूरी है। इनके अलावा जो बच गए, अगर उनकी ग्रॉस टोटल इनकम एमईएल से ज्यादा है तो उनको रिटर्न भरना जरूरी है। ये बड़ा सिंपल हो जाएगा सर, लेकिन ये पूर्ण रूप से सच नहीं है। चैप्टर 6A का डिडक्शन बिना लिए आपको इनकम निकालनी है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जीटीआई देखना है, ये तो ठीक है यहां तक, लेकिन कैपिटल गेन में अगर आपको 54 या 54B या 54G या 54GA या 54F या 54EC इनकी या 54D इनकी एग्जम्पशन मिली है, उसको भी बिना लिए हुए आपको टोटल इनकम देखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास ग्रॉस टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेजिडेंशियल हाउस को बेचकर
16 लाख रुपए का आ रहा था। उस व्यक्ति ने एक नया रेजिडेंशियल हाउस बाई कर लिया, और 16 लाख रुपए की एग्जम्पशन ले ली अंडर सेक्शन 54। तो अगर देखा जाए तो उनकी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 है। अब मान लीजिए इसी व्यक्ति के पास सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 40,000 आ रही है, पीजीबीपी भी मान लीजिए इसके पास आ रहा है 1 लाख रुपए, अदर सोर्सेज भी चलिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। इस व्यक्ति की अदर सोर्सेज की इनकम मतलब ब्याज वगैरह आ रहा है एफडी से, अदर सोर्सेज मान लीजिए 30,000 रुपए आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे इसकी जीटीआई, अगर मैं जीटीआई को ही बोल देता वहां पर, और अगर इसकी जीटीआई देखनी होती हमें, तो जीटीआई 1,70,000 है साहब, डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो देखिए जीटीआई तो 1,70,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉ मेकर कहते हैं कि आपको 54, 54B, 54D, EC, 54F, G, GA बिना इनकी एग्जम्पशन लिए अपनी इनकम कंसीडर करनी है, सिर्फ इस पर्पस से कि आपको रिटर्न भरना कि नहीं भरना। ध्यान रखिएगा, लॉ मेकर ये नहीं कह रहे कि हम आपको 54 की एग्जम्पशन नहीं देंगे, वो कह रहे हैं आपको रिटर्न के लिए अपनी ऑब्लिगेशन चेक करनी है, तो आपको 54 की सीरीज की एग्जम्पशन को डिनाई करके देखना पड़ेगा आपकी इनकम। इसका मतलब उस व्यक्ति को यह देखना पड़ेगा कि अगर वो 54 की एग्जम्पशन नहीं लेता तो उसकी इनकम होती 17,70,000। क्या ये अमाउंट जीटीआई, ये अमाउंट मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है? यस, तो उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यहां दोबारा सुन लीजिए, रिटर्न भरना इसका यह मतलब नहीं है कि आपसे सरकार टैक्स मांग रही है, सिर्फ आपसे कह रही है कि आप अपनी इनकम की इंफॉर्मेशन हमें दे दो, अपनी टैक्स की कैलकुलेशन हमें दे दो। आपका टैक्स नहीं बन रहा, दैट इज ओके, लेकिन रिटर्न भरना जरूरी है। इस केस में यहां पर आप चेक करोगे तो फाइनली टैक्स तो नहीं बनेगा, क्योंकि 16 लाख की एग्जम्पशन ले लिया उसने और कुछ है नहीं, तो टैक्स तो बना नहीं ना, लेकिन रिटर्न भरना जरूरी है। ठीक है, उसी तरह अगर आपके पास पीजीबीपी में सेक्शन 10AA की एग्जम्पशन आपको मिली हुई है, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया है और उसे आउटसाइड इंडिया सेल कर रहे हो, तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट प्रॉफिट के ऊपर ये एग्जम्पशन मिलती है, डिडक्शन है बेसिकली ये। या आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और आउटसाइड इंडिया सर्विस दे रहे हो, तो उससे जो प्रॉफिट है एक्सपोर्ट प्रॉफिट, उसका ये 10AA में डिडक्शन मिलता है। अगर आप एलिजिबल हो 10AA के डिडक्शन के, तो इसको भी बगैर लिए अपनी इनकम देखो कितनी आ रही है। वो अगर एनुअल से ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। ये किसके लिए हम डिस्कस कर रहे थे? अदर देन कंपनी, अदर देन पार्टनरशिप फर्म, अदर देन एलएलपी, क्योंकि कंपनी, फर्म, एलएलपी इनका तो रिटर्न भरना पक्का है, इनके अलावा व्यक्तियों की बात कर रहे थे। ठीक है, चलो तो ठीक है, हो गया जी। पहला नंबर हमें पता चला कि किनको रिटर्न भरना जरूरी है। क्या सर यही फाइनल हो गया? मैं अपने आप को चेक कर रहा हूं, मेरे पास सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम है, बस 3 ही इनकम है हमारी, और इन तीनों को अगर टोटल किया जाए तो सिर्फ 2 लाख रुपए बनता है। हम डिडक्शन की बात नहीं कर रहे, चैप्टर 6 से 80C to 80U के डिडक्शंस की बात नहीं कर रहे, उसके बगैर भी हमारी इनकम सिर्फ 2 लाख रुपए है। तो सर हम बच गए ना, हम इंडिविजुअल हैं तो हम बच गए ना। एक इंडिविजुअल अगर ये जानना चाहता है कि उसके पास हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और अदर सोर्सेस मिलाकर सिर्फ 2 ही लाख की इनकम है, या सैलरी ले लीजिए, उसकी सैलरी इनकम है मात्र 2,10,000 रुपए इनकम है टोटल, चैप्टर 6 से की वो बात नहीं कर रहा, तो वो कह रहा है कि हम तो बच गए साहब, हमें तो नहीं भरना रहा रिटर्न। ये पॉइंट नंबर 1 के वजह से अभी आप बचे हो। अभी और भी परिस्थिति है, में भी उस केस में आपको रिटर्न भरना पड़ जाएगा। तो ये तो पहली रिक्वायरमेंट हमने देखी। ठीक है, तो मैं एक और छोटा एग्जांपल देकर आगे बढ़ूंगा। छोटा एग्जांपल इसलिए कि मान लीजिए आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी है मान लीजिए 25,000 रुपए पर मंथ, आपकी कोई सेविंग नहीं है,
कोई चैप्टर 6 से नहीं ले रहे, या मान लो सेविंग भी आप कर रहे हो 80C में, आपकी सेविंग भी है 40,000 रुपए। अब अगर चेक करो 25,000 की सैलरी आपकी, 40,000 की सेविंग है 80C में, अगर आप चेक करो, या 40,000 क्यों, हम और सेविंग बढ़ा देते हैं, आपकी 1 लाख की सेविंग है मान लो। अब अगर आप चेक करोगे तो आपकी सैलरी इनकम 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 लाख रुपए बनता है, और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर दे दिया जाए तो 2.5 लाख रुपए बनता है। उसके बाद 1 लाख का 80C दे दिया जाए तो 1.5 लाख रुपए बनता है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए आपको रिटर्न भरना है या नहीं भरना है, तो आप कौन सा फिगर देखोगे इसको एग्जामिन करने के लिए? ये वाली फिगर देखोगे बिफोर चैप्टर 6 से, बिफोर क्लेमिंग 80C टू 80U। अगर आपकी इनकम GTI से मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो रिटर्न भरना पड़ेगा। यहीं पर अगर मैं इसकी सैलरी इनकम 30,000 रुपए कर दूं तो 30,000 से ये बन जाएगा 3,60,000 रुपए। अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दे भी देते हो तो 3,10,000 रुपए। अब यहां देखा जाए तो उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम तो 2,10,000 रुपए बन रही है, जिसके ऊपर टैक्स अगर देखेंगे तो टैक्स इस पर जीरो बनेगा, टैक्स जीरो बनेगा इस पर, क्योंकि 1 लाख रुपए की 80C का डिडक्शन वो ले चुका है, चैप्टर 6A का डिडक्शन ले चुका है। लेकिन आपको रिटर्न भरना है कि नहीं, उसके लिए आपको ये वाली फिगर देखनी है बिना चैप्टर 6 से क्लेम किए। चैप्टर 6 से यानी 80C टू 80U का डिडक्शन बिना क्लेम किए आपकी इनकम अगर 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो भी लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल है उसके बियॉन्ड है, तो आपको रिटर्न भरना। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। यहां पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि राम के पास 60 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मकान बेचकर, एग्जम्पशन वो पूरा ले चुका है, बिजनेस इनकम 2 लाख है। वैसे देखा जाए तो कुछ भी टैक्स नहीं बनता। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये रिटर्न भरेगा? आंसर है यस, रिटर्न भरना अनिवार्य है, क्योंकि ये एग्जम्पशन को बिना क्लेम किए वो अगर अपनी इनकम देखे तो 60 और 2 62 लाख, 62 लाख आ रहा है, जो कि MEL से ज्यादा है। एग्जाम में मैंने देखा है यहां तक कि CA CMA फाइनल और CA CMA इंटर में भी एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर कई बार आया हुआ है कि निम्नलिखित 5 लोगों के बारे में बताइए कि उनको रिटर्न भरना जरूरी है कि नहीं, विद रीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। दूसरे में मिस्टर गोपी 80 साल के हैं और रेसिडेंट हैं, तो इनकी जो MEL है, MEL में बता चुका हूं 5 लाख रुपए बनेगा। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी 1,10,000 है, डिविडेंड इंडियन कंपनी से 4 लाख आ रहा है, तो ये 5,10,000 इनकी GTI है। 70,000 का अगर ये डिडक्शन ले लें 80C से 80U तक का, तो सिर्फ 440 आएगा। ये फिगर तो MEL से नीचे है, लेकिन आपको कौन सी फिगर देखनी होती है बिना चैप्टर 6 से क्लेम किए? वो फिगर, वो 510 है, वो MEL से ज्यादा है। टैक्स तो नहीं बनेगा, लेकिन रिटर्न भरना इनको अनिवार्य है। आइए अब इनके बारे में मिलिए, इनसे मिलिए। अब हम नंबर 2 पर जानना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम हमें नहीं देखनी, उनकी इनकम 0 हो, 10,000 हो, पूरे साल में इनकम हो ही ना, फर्क नहीं पड़ता, वो लॉस में जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर 2 पर जो व्यक्ति आएंगे, कौन से व्यक्ति आएंगे बता दूं मैं? इंडिविजुअल जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया के। पहली शर्त समझ लीजिएगा, इंडिविजुअल जो इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं वो आएंगे नंबर 2 पर। नंबर 2 कैटेगरी, यहां पर आप इनकी आमदनी नहीं देखेंगे, तो फिर क्या देखेंगे? अगर इन्होंने आउटसाइड इंडिया कोई एसेट होल्ड कर रखा है, अगर इनके नाम आउटसाइड इंडिया कोई एसेट है, चाहे वो रजिस्टर्ड ओनर है या बेनिफिशियल ओनर है, यानी इन्होंने पैसा लगा रखा है, रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम है, ये भी पॉसिबल है। अगर आउटसाइड इंडिया इनके पास कोई एसेट है, और एसेट का मतलब है मूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट, शेयर डिबेंचर बॉन्ड, फाइनेंशियल एसेट्स या बैंक अकाउंट, अगर इनके पास आउटसाइड इंडिया कोई एसेट है, तो गवर्नमेंट कहती है आपकी इनकम से हमें कोई मतलब नहीं कि आपकी इनकम है या नहीं है, आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इंडिया में कंपलसरी है रिटर्न फाइल करना। इन्हीं में दूसरे नंबर पर आता है कि अगर इन व्यक्ति का आउटसाइड इंडिया कोई एसेट नहीं है, मान लीजिए एसेट है
तब तो रिटर्न भरना जरूरी हो ही गया। मान लीजिए एसेट नहीं है इनका, आउटसाइड इंडिया कोई बैंक अकाउंट है किसी और व्यक्ति का जिसमें इनको साइनिंग अथॉरिटी बनाया गया है। यह बड़ा आश्चर्य है, बैंक अकाउंट किसी और का है, साइनिंग अथॉरिटी आप बने हुए हो, तो सरकार जानना चाहती है आपके बारे में इन डिटेल, यू मस्ट फाइल रिटर्न। आपको मैं बताऊं रिटर्न भरने का मतलब क्या होता है, हालांकि ये मुझे पहले ही बताना चाहिए था। रिटर्न भरने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपकी और सरकार की यानी कि डिपार्टमेंट की मुलाकात हो गई, पहली मुलाकात, फिर धीरे धीरे बातें होंगी, बातचीत होगा, आपके बारे में और डिटेल में वो जानेंगे, फिर वो जानना चाहेंगे कि आप सच्चे हैं या झूठे। अगर आप सच्चे हैं, सब कुछ ठीक है, तो फिर कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, रिटर्न भरने से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने गड़बड़ कर रखा है, रिटर्न भरवाने के बाद धीरे धीरे आप परत दर परत, लेयर बाय लेयर स्क्रूटनी असेसमेंट या किसी और तरीके से आपके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, फिर वो एक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि रिटर्न भरना पहला स्टेप है मुलाकात की। तो सरकार चाहती है ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करना, इंडिया में कोई इनकम नहीं है साहब की, कमाल हो गया, और आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी होल्ड कर रखा है, तो जरा रिटर्न तो भरिए। प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रखा आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया कोई बैंक अकाउंट है जो इनके नाम नहीं है, किसी और के नाम है, उस बैंक में ये साइनिंग अथॉरिटी है, बड़ा कमाल है। सरकार देखना चाहती है कि ये कमाल कैसे हुआ। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, मैं दोबारा बता दूं, इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। या मान लीजिए ना इनके पास कोई आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी होल्ड कर रखा है इन्होंने, ना ही किसी आउटसाइड इंडिया के बैंक में इनकी साइनिंग अथॉरिटी है, लेकिन आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी है जिसमें ये बेनिफिशियरी हैं। बेनिफिशियरी मतलब उस एसेट के सारे बेनिफिट्स इनको जाता है, ये ओनर नहीं है, लेकिन ओनर कोई और है, उनके सारे बेनिफिट्स इनको जाता है, तो हम कहते हैं बेनिफिशियरी। साधारण तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो रजिस्टर्ड ओनर, बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। साधारण तौर पर जैसे मैं अगर मकान खरीदता हूं तो पैसे मैंने लगाए, रजिस्ट्रेशन मकान मेरे नाम हुआ और मकान का किराया वगैरह भी मुझे ही मिलेगा, तो मैंने पैसे लगाए, आई एम द बेनिफिशियल ओनर, मेरे नाम रजिस्टर्ड है, आई एम द रजिस्टर्ड ओनर, और ये पैसे जो इससे आगे की कमाई होगी, कल को ये बिकेगा या रेंट पर चढ़ा हुआ है तो जो रेंट आ रहा है वो मुझे ही मिल रहा है, आई एम द बेनिफिशियरी। साधारण तौर पर तो एक ही आदमी होता है, लेकिन कभी कभी देखा गया है सरकार ने कि नाम किसी और का अकाउंट के खाते में किसी और के जा रहा है, तो सरकार कहती है इफ यू आर बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया यू मस्ट फाइल रिटर्न इन इंडिया। बस यहां एक अपवाद है, इसको याद से समझ लीजिएगा एक्सेप्शन को। मान लीजिए आप बेनिफिशियरी हैं और जो व्यक्ति बेनिफिशियल ओनर है उस व्यक्ति ने आपके पास जाने वाली इनकम को अपने टोटल इनकम में शामिल कर लिया है और उसको रिटर्न में शो कर दिया है, तो आप रिटर्न फाइल करने से फ्री हो जाएंगे। ये सर समझ नहीं आया। एग्जांपल लीजिए, आउटसाइड इंडिया एक प्रॉपर्टी है जो कि जिसके ओनर हैं मिस्टर राम, और जो बेनिफिशियरी है वो बेनिफिशियरी है मिस्टर गोपाल। तो तीसरे नंबर पर गोपाल से कहा जा रहा है कि ये आउटसाइड इंडिया लोकेटेड प्रॉपर्टी है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल ITR इन इंडिया बिकॉज यू आर बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। लेकिन नीचे एक्सेप्शन में कहा जा रहा है कि अगर इसका ओनर इसकी इनकम को अपने में इंक्लूड कर ले, मिल तो रहा है गोपाल को, लेकिन राम अपनी इनकम में इंक्लूड कर ले कि सर ये मैं ही पैसे लगा रहा हूं, मेरा ही सब कुछ है, तो किसी और को क्यों जाएगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे पास ही है, तो गोपाल को फिर हमने ITR फाइल करने से मुक्त कर दिया। इफ इनकम फ्रॉम फॉरेन प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेबल in the income of beneficial owner Mr. Ram, then beneficiary Gopal is not liable to file ITR. Okay. तीसरे नंबर पर आइए साहब,
सरकार कहती है अरे नहीं नहीं, आपकी टोटल इनकम एमईएल से ज्यादा नहीं है, आप कंपनी नहीं हो, फर्म एलएलपी नहीं हो, विदेश में कोई प्रॉपर्टी भी आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, 7th प्रोविजो में आइए। और 7th प्रोविजो कहता है कि कंपनी फर्म एलएलपी को छोड़कर और ऐसे व्यक्ति को छोड़कर जो कि जिनका रिटर्न भरना अब तक के पॉइंट नंबर 1 और 2 में अनिवार्य था, जिनको अनिवार्य था उनको छोड़ दीजिए, जो अब भी नहीं रिटर्न भर रहे क्योंकि वो पॉइंट नंबर 1 में भी नहीं आ रहे, पॉइंट नंबर 2 में भी नहीं आ रहे, तो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए तो रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। सरकार उनसे निवेदन करती है क्या कि अगर उन्होंने डिपॉजिट किया है पूरे वर्ष में, पूरे एक वर्ष में, अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर में जिस ईयर का रिटर्न वो भरेंगे उस ईयर में अगर उन्होंने डिपॉजिट किया है एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में पैसा 1 करोड़ से ज्यादा, तो रिटर्न भरिए। इसका मतलब यहां डिस्कशन हो रहा है ऐसे व्यक्ति का, पॉइंट नंबर ए में ऐसे व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं जिनका करंट अकाउंट, चालू खाता है। करंट अकाउंट बैंक में भी हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक में भी हो सकता है। पूरे प्रीवियस ईयर में अगर मान लीजिए हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर 22-23 का है, तो 22-23 में अगर आपने, या 23-24 का है तो 23-24 में, 22-23 में अगर आपने करंट अकाउंट में एक से ज्यादा करंट अकाउंट है तो सब में अग्रीगेट मिलाकर, एक से ज्यादा बैंकों में करंट अकाउंट है, सब में अग्रीगेट मिलाकर आपने डिपॉजिट किया है 1 करोड़ से ज्यादा, कैश नहीं 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 नहीं, नहीं हम कैश की बात ही नहीं कर रहे, आपके खाते में क्रेडिट हुआ अमाउंट, आपने डिपॉजिट किया, चाहे वो चेक से डिपॉजिट किया हो, चाहे डीडी से डिपॉजिट किया हो, चाहे नेट बैंकिंग से आया हो, चाहे आपके खाते में यूपीआई से आया हो, आपके खाते में पैसा आया करंट अकाउंट में, अगर आप पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा आपके खाते में पैसा आया है, तो सरकार कह रही है भाई साहब इतना पैसा कमा रहे हो फिर भी आप पॉइंट नंबर 1 में नहीं आ रहे हो, ये चमत्कार जरा हम भी देखें। 1 करोड़ से ज्यादा आपके करंट अकाउंट में आ रहा है फिर भी आप पॉइंट नंबर 1 में नहीं आ रहे हो, ये चमत्कार हम भी देखें। देखिए ये जेन्युइन केस हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें चीटिंग ही होगी, हो सकता है एक आदमी का 1.5 करोड़ रुपए करंट अकाउंट में आ रहा हो, उसकी सेल हो 1.5 करोड़, अग्री, लेकिन खर्चे ज्यादा होने की वजह से उसकी पीजीबीपी की इनकम ही नहीं आ रही, 10-20 हजार रुपए इनकम आ रही और कोई दूसरी इनकम है नहीं, एमईएल से ज्यादा हुआ नहीं, तो वो नहीं रिटर्न भर रहा है। पॉइंट नंबर 3 में सरकार कह रही है आप रिटर्न भर दो, हम खुद ही देख लेंगे आपके बारे में। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या, पहला पॉइंट ए नंबर पॉइंट क्या कहता है कि करंट अकाउंट में अगर आपका डिपॉजिट पूरे प्रीवियस ईयर में अग्रीगेट एक से ज्यादा करंट अकाउंट है तो सब मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। पॉइंट नंबर बी में सरकार ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही है जो विदेशी ट्रिप पर गया है, विदेशी ट्रिप के खर्चे किए हैं, फॉरेन ट्रेवल के खर्चे किए हैं, या तो खुद के लिए या किसी और के लिए, और वो खर्चा पूरे साल में 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा है, अग्रीगेट 2 लाख। तो आपको सरकार कह रही है आप जरा रिटर्न तो भरिए, जरा हम कुछ जांच पड़ताल कर लें कि विदेशी यात्रा के खर्चे आपके पूरे साल में 2 लाख रुपए से ज्यादा है, फिर भी आप पॉइंट नंबर 1 में कैसे नहीं आ रहे, जरा हम भी देखें। हम जरा जांचना चाहते हैं, आप रिटर्न भरेंगे तभी जांच होगी, तो इसलिए रिटर्न भरना आपका जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 में सरकार कहती है अगर किसी का बिजली का बिल पूरे साल में लाख रुपए से ज्यादा है, ये पॉइंट नंबर 3 बड़ा डेंजरस है, क्योंकि आज आप भी जानते हो बिजली के बिल का खर्चा कितना है। गर्मी के मौसम में अगर आपने घर में 1 या 2 एसी चला लिया तो 5-6 हजार से नीचे कहीं नहीं गया, 3-4 महीने तो गर्मी में निकल गए, फिर गीजर भी चलना है। तो साहब कहने का मतलब यह है कि अगर आप मिडिल क्लास में आते भी हैं तो ये लाख रुपए पूरे साल का बिजली का बिल तो बनता है, बन ही जाता है, बहुत महंगा हो गया है। और बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर है आपका, सरकार जानना चाहती है कि आप रिटर्न क्यों नहीं भर रहे, आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। सरकार जानना चाह रही है कि आप रिटर्न क्यों नहीं भर रहे, हमें बताइए, क्योंकि सिर्फ बिजली का खर्चा लाख से ज्यादा है और आपका कहना है कि आप एमईएल से ज्यादा नहीं कमाते। यहां पर थोड़ा सा दिक्कत सरकार को महसूस हो रहा है, इसलिए वो रिटर्न फाइल करवा रहे हैं।
क्या ऐसे चांसेस नहीं है सर कि हम सच में रिटर्न फाइल करने में नहीं आते? बिल्कुल पॉसिबल है कि अब आपकी कमाई खत्म हो चुकी है, लेकिन पीछे कई वर्षों में आपने करोड़ों कमाए, अब आप रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हो, अब आपकी इनकम ब्याज से आती है, एफडी वगैरह से आता है, ब्याज से आता है, और वो कुछ खास नहीं आता, लेकिन आपकी पुरानी जमा पूंजी बहुत है जिससे आपका काम चल रहा है। तो ठीक है, आप पॉइंट नंबर सी में आ गए, आप रिटर्न भर दीजिए, सारी डिटेल दे दीजिए और रफा दफा हो जाएगा मामला। लेकिन रिटर्न भरना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा। इसीलिए तो इस क्लास का महत्व है कि आपको यह जानना जरूरी है कि आप रिटर्न भरने के लिए लायबल हो कि नहीं। आप अगर रिटर्न भरने के लिए लायबल हो और आप नहीं फाइल कर रहे हो, तो एक वीडियो में हमने इसका परिणाम देखा था, कंसिक्वेंसेस देखे थे, खतरनाक कंसिक्वेंसेस भी पॉसिबल है। इसलिए यू नीड टू नो कि वेदर यू आर लायबल टू फाइल आईटीआर और नॉट। आइए डी नंबर पॉइंट में, डी नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि हम कुछ और भी इस तरह की चीजें ला सकते हैं भविष्य में, जिसके अंतर्गत आपका रिटर्न भरना कंपलसरी हो जाएगा। और रूल नंबर 12AA में सरकार ने वो चीजें यहां पर डाल दी हैं। क्या डाल दी हैं उसको जरा देखिए। सरकार ढूंढ रही है कंपनी एलएलपी फर्म को छोड़कर ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि मुझे रिटर्न भरना अभी तक जरूरी नहीं है, जो अभी तक हमने पढ़ा उस पॉइंट में हम नहीं आते, लेकिन उनका टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट बिजनेस का 60 लाख से ऊपर चला गया है, तो सरकार कहती है आप रिटर्न जरा भर दीजिए तो जरा हम देखें। अरे हम नहीं आते अभी तक के ऑब्लिगेशन में। सर ने जितना भी अभी तक पॉइंट पढ़ाया, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉरेन ट्रेवल का खर्चा, करंट अकाउंट में डिपॉजिट, कहीं नहीं आते साहब। हाँ, लेकिन मेरा बिजनेस है और उसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 60 लाख से ऊपर है, हाँ है, तो सरकार कह रही है आप रिटर्न तो भरिए, हम देख लेंगे। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन नहीं है, और आपकी ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज्यादा है, पॉइंट नंबर 1 किसके लिए था? व्यापारी के लिए। पॉइंट नंबर 2 किसके लिए है? जो पेशा करते हैं, प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, जो प्रैक्टिसिंग में है, फिल्म के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, प्रोफेशनल, उनकी ग्रॉस रिसीट पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा है। तो सरकार का कहना है कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है? जरा सोचिए, अगर ग्रॉस रिसीट किसी प्रोफेशनल की 10 लाख से ज्यादा है, हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, 12 लाख ग्रॉस रिसीट है, तो सरकार का कहना है कि 44 एडीए में आपको 50%, 6 लाख रुपए आपकी पीजीबीपी बनती है। भाई आप अगर 44 एडीए देखें तो वहां प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में ग्रॉस रिसीट प्रोफेशनल का 50% आपकी पीजीबीपी इनकम है। तो जब आपकी पीजीबीपी इनकम 6 लाख आ रही है जी, पीजीबीपी इनकम 6 लाख आ रही है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम बिना एग्जाम चैप्टर 6 के एमईएल से कम है? ये कैसे 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 पॉसिबल? ये जानना चाह रही है सरकार। ठीक है, ओके। तीसरे नंबर पे बड़ा खतरनाक मैटर है साहब। अगर आपका टीडीएस या टीसीएस अग्रीगेट पूरे साल में 25,000 या उससे ज्यादा है, यहां पर 60 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, एग्जाम में याद रखिएगा ठीक से, 60 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, यहां पर टीडीएस और टीसीएस मिलाकर पूरे साल में आपका टीडीएस कट गया है या टीसीएस कलेक्ट हो गया है, सब मिलाकर 25,000 या उससे ज्यादा बन रहा है, तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। सरकार का कहना है आपने इनकम नहीं कमाया और आप व्यापारी हो ही नहीं, आप प्रोफेशनल हो ही नहीं, तो पॉइंट नंबर 1, 2 में नहीं आ रहे, आप इनकम नहीं कमा रहे, है ना, कुछ इनकम आपकी आ नहीं रही, इन खर्चों और डिपॉजिट से आपका कोई वास्ता नहीं, विदेश में आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, बचते चले जा रहे हो, बिजनेस प्रोफेशन आपका है नहीं, तो पॉइंट 1, 2 में बच गए। लेकिन आपका टीडीएस या टीसीएस 25,000 या उससे ज्यादा कट गया है पूरे साल में, तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। अब पॉइंट नंबर 3 में जरा सोचिए, अगर आप जेन्युइन व्यक्ति हैं तो वैसे भी आप रिटर्न भरते होंगे, या किसी का अगर टीडीएस कट गया है और उसकी इनकम है नहीं टैक्सेबल एमईएल से ज्यादा, तो वो तो रिटर्न वैसे भी भरेंगे। पॉइंट नंबर 3 में जो आएंगे वो वैसे भी रिटर्न भरेंगे, उनको टीडीएस रिफंड नहीं चाहिए क्या? लॉजिकल व्यू हम ले रहे हैं।
पॉइंट नंबर 3 में हम लॉजिकल व्यू ले रहे हैं कि वैसे भी वो लोग रिटर्न भरेंगे अगर वो जेन्युइन बंदे होंगे तो। अगर वो बेईमान निकले, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं चलो टीडीएस कटा तो कटा, हटो बला टली हम भागे, उनको पकड़ने के लिए सरकार कह रही है कि अगर आपका टीडीएस टीसीएस मिलाकर, जहां पर टीसीएस का सवाल है ना, वो थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है कि आपका टीसीएस कट गया हो 25,000, जैसे आपने कार परचेज की है तो उस पर टीसीएस 10 लाख के ऊपर के कार पे टीसीएस कलेक्ट हो जाता है 1%। तो टीसीएस कलेक्ट हो गया है, अब आपने कार खरीदी, टीसीएस आपके नाम कलेक्ट हो गया, वो 25,000 या उससे ज्यादा है, मोटी बहुत महंगी कार खरीदी है आपने, गवर्नमेंट कहती है आप रिटर्न फाइल कीजिए, आपकी इनकम नहीं है वो हम देख लेंगे, आप रिटर्न फाइल कीजिए। तो दोबारा से समझ लीजिए तीसरे नंबर पर कौन आ रहे हैं, वो व्यक्ति। और ये सब डिस्कशन हम कंपनी, फर्म, एलएलपी इन सबको छोड़कर, और जो व्यक्ति पीछे रिटर्न फाइल करने की ऑब्लिगेशन में आ गए उनको छोड़कर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में जो व्यक्ति, जिन व्यक्ति का टीडीएस या टीसीएस अग्रीगेट मिलाकर पूरे साल में 25,000 या उससे ज्यादा है तो उनको रिटर्न भरना पड़ेगा। यहां सीनियर सिटीजन के लिए ये 25,000 वाली बात 50,000 के हिसाब से अप्लाई होगी। सीनियर सिटीजन के लिए आपको ये 25 की लिमिट 50 से देखनी पड़ेगी। और मैं कह रहा हूं एग्जाम के लिए रूल नंबर 12AA मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप मत कीजिएगा। एग्जाम के लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रिसेंट डेवलपमेंट में है ये। और अब लिखा हुआ है कि अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट में पूरे साल में 50 लाख या उससे ज्यादा जमा करा दिया, पीछे क्या था, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा करा दिया, और अब क्या है, पीछे क्या था, 1 करोड़ से ज्यादा जमा करा दिया करंट अकाउंट में, और अब क्या है, सेविंग अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा जमा करा दिया। समझना पड़ेगा, लॉ मेकर जो लिख रहे हैं, कहीं कहीं और मोर लिखा हुआ है, कहीं कहीं एक्सीड लिखा हुआ है, इसे समझना पड़ेगा। 50 लाख या उससे ज्यादा अगर करंट सेविंग अकाउंट में आपके डिपॉजिट है पूरे साल में, डिपॉजिट का वही मतलब होगा जैसे हमने करंट अकाउंट में सीखा था, तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी। इसके बाद स्पेसिफिक सेक्शंस आ जाते हैं, मतलब यहीं तक आपने अगर बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा और जनरल यहां तक में कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा जैसे सीएमए इंटर में ये है, सीए इंटर में ये वाला हिस्सा नहीं है, पॉइंट नंबर 4 ऑनवर्ड्स, तो सीए इंटर के स्टूडेंट्स यहां तक देखेंगे तो भी चल जाएगा, देख लें, थोड़ा 5 मिनट और है, नॉलेज वाइज हो जाएगा। और बाकी सीएमए फाइनल, सीएस प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव या सीएमए इंटर, इन सब के लिए तो है ही ये पॉइंट आगे जो हम पढ़ रहे हैं। कोई भी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को अगर एग्जम्पशन चाहिए तो रिटर्न भरना पड़ता है और विद इन ड्यू डेट भरना पड़ता है। तो यहां इफ और बट नहीं चलेगा, अगर आपको एग्जम्पशन नहीं लेना तो बात और है, अगर एग्जम्पशन चाहिए तो रिटर्न भरना आपके लिए कंपलसरी है। उसी तरह पॉलिटिकल पार्टी को भी अगर एग्जम्पशन चाहिए तो रिटर्न भरना ही नहीं बल्कि विद इन ड्यू डेट भरना कंपलसरी है। रिटर्न भरना ही नहीं बल्कि विद इन ड्यू डेट भरना कंपलसरी है। चैरिटेबल ट्रस्ट की एग्जम्पशन सेक्शन 11-12 में मिलती है और पॉलिटिकल पार्टी की एग्जम्पशन सेक्शन 13A में मिलती है। अगर एग्जम्पशन चाहिए रिटर्न भरना आपके लिए कंपलसरी है विद इन ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट निकल गया तो रिटर्न भर के भी बेकार है, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। कुछ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके नाम यहां दिए गए हैं, जैसे रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी, इस तरह के, जैसे सीएससीएमए इंस्टीट्यूट वगैरह भी इसमें कवर्ड हो जाते हैं, म्यूचुअल फंड इसमें कवर्ड हो जाते हैं, वेंचर कैपिटल कंपनी, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड, ये सब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड यहाँ कवर्ड हो जाते हैं। ट्रेड यूनियन आप जानते होंगे, ट्रेड यूनियन, व्यापार संगठन, ये सब कवर्ड हो जाते हैं। इन सबको कहा गया है कि आपको सेक्शन 10 के वेरियस क्लॉजेस में हमने एग्जम्पशन दी है, जिस पॉइंट में हर जगह लिखा हुआ है कहां एग्जम्पशन है। इन सब के आगे जो 10 लिखा है ना, वो एग्जम्पशन है उनकी। ये सारी इनकम इनकी एग्जम्प्ट हो जाती है, लेकिन एग्जम्पशन के बगैर क्लेम किए अगर इनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर जा रही है तो इनका रिटर्न भरना कंपलसरी है, रिटर्न भरना कंपलसरी है। इसके बाद कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो इस सेक्शन में कवर्ड होते हैं, इनको भी रिटर्न भरना कंपलसरी है, चाहे इनकी इनकम आ रही हो ना आ रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस ट्रस्ट है जिसे सीएससीएमए फाइनल में पढ़ते हैं स्टूडेंट, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, इन सब का भी रिटर्न भरना कंपलसरी है। ठीक है,
तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, रिटर्न किस किस को फाइल करना कंपलसरी है। उम्मीद करता हूं एग्जाम के लिए आपने अच्छी तैयारी कर ली होगी और एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आता है, अभी तक भी आया है। 4-5 केसेस डाल देते हैं और पूछते हैं कि इनमें बताइए किन किन को रिटर्न भरना जरूरी है। तो बहुत अच्छे से रूल नंबर 12 AA बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, गुड लक।